बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ ओस्टियोआर्थराइटिस। ओस्टियोआर्थराइटिस के अंदर क्या होता है कि अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो इट इज़ अ क्रोनिक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर ऑफ द जॉइंट विच रिजल्टिंग फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ कंडीशन tearing and wearing of joint resulting in inflammation, erosion ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज इन लॉस ऑफ मोबिलिटी। मीन के ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बीमारी है या जो कंडीशन है इसकी डीजेनरेशन हो जाती है स्पेशली आर्टिकुलर कार्टिलेज की, और इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट्स और बोन की। वैरायटी ऑफ कंडीशन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत सारे अंडरलाइंग काजेज़ इसके लिए होते हैं और एट द एंड पेशेंट डेवलप कर जाते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस। टाइप्स की अगर हम बात करें तो देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। नंबर वन इज़ प्राइमरी ओस्टियोआर्थराइटिस व्हेन द काज ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस इज आइडियोपैथिक और अननोन, and the second one is secondary osteoarthritis due to underlying condition or other factor or disease। और यानी सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस वो होता है जो अंडरलाइन किसी बीमारी की वजह से पेशेंट को ओस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। अब अगर हम काजेज़ की बात करते हैं कि सेकेंडरी ओस्टियोआर्थराइटिस के क्या काजेज़ हो सकते हैं, तो अगर हम एंडोक्राइन की बात करें तो एंडोक्राइन काजेज़ की क्या हो सकती है कि एक्रोमेगेली, तो एक्रोमेगेली के अंदर भी पेशेंट को ओस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ड्रग्स की, या नंबर सेकंड पे अगर हम आ जाते हैं और बात करते हैं तो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के अंदर हेप डिस्प्लेजिया, अगर किसी को हेप डिस्प्लेजिया हो तो वो पेशेंट भी रिस्क पे होता है टू डेवलप ओस्टियोआर्थराइटिस। नंबर थ्री पे हम अगर बात करते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर अगर किसी को एल कैप्टेन्यूरिया मीन्स की यानी ब्लैक यूरिन ऐसी बीमारी है जिसके अंदर थायरोसिन एंड पेनाइल एलानाइन ये दो अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के अंदर खराबी आ जाती है, या जिस पेशेंट को हेमोक्रोमोसाइटोसिस हो मीन्स के आयरन एक्सेसिव आयरन डिपोजिशन इन द बॉडी हो, तो वो पेशेंट भी रिस्क पे होते हैं टू डेवलप ओस्टियोआर्थराइटिस। नंबर चार पे अगर हम बात करते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस की, तो अगर हम नर्वस सिस्टम को लेते हैं तो नर्वस सिस्टम के अंदर अगर किसी को स्टेप डोर्सेलस हो, स्टेप डोर्सेलस वो कंडीशन जिसके अंदर पेशेंट को स्पेशली ऐसी ख़राबी आ जाती है बॉडी के अंदर कि जो सेंसरी नर्व्स होते हैं जो स्पाइनल कार्ड से ब्रेन तक सिग्नल लेके जाते हैं उसके अंदर ख़राबी आ जाती है। फिर क्या होता है कि एटेक्सिया होता है और इसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर की डिस्फंक्शन हो जाती है। नंबर चार के अंदर अगर हम दूसरे नर्व सिस्टम डिसऑर्डर की बात करें तो वो है पेरिफेरल नर्व डिजीज़। अगर किसी पेशेंट को पेरिफेरल नर्व डिजीज़ हो तो वो भी रिस्क पे होते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस के लिए। ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं तो स्टेरॉयड ड्रग्स इज़ द मोस्ट कॉमन काज या रिस्क फैक्टर फॉर ओस्टियोआर्थराइटिस। अदर काज की अगर हम बात करते हैं तो ओल्ड एज के अंदर, इसके अलावा जिसको गोटी आर्थराइटिस हो, जो लोग हेवी लिफ्टिंग कर रहे होते हैं वो रिस्क पे होते हैं। इसके अलावा नंबर 7 पे अगर हम बात करते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की, तो जिनको रोमाटाइड आर्थराइटिस या सेप्टिक आर्थराइटिस होते हैं वो रिस्क पे होते हैं। नंबर 8 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ट्रॉमेटिक काज की आई तो फ्रैक्चर ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज या एहलर-डायलोस सिंड्रोम अगर किसी को हो तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि उस कंडीशन के अंदर भी हाइपर इलास्टिसिटी एंड हाइपर मोबिलिटी होती है, जिसके नतीजे में पेशेंट ओस्टियोआर्थराइटिस में चले जाते हैं। नाउ साइन एंड सिम्टम ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस। अगर किसी को नोडल आर्थराइटिस हो तो हमें बुछाड़ नोड नज़र आ रहे होते हैं जिस तरह के पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा बर्नोड नोड्स हमें नज़र आते हैं जिस पेशेंट को नोडल आर्थराइटिस हो, स्पेशली इंटरपिलेंजल जॉइंट्स के अंदर। नॉन नोडल आर्थराइटिस के अंदर मॉर्निंग स्टिफनेस होती है लेस देन 1 आवर। इसके अलावा शार्प पेन ऑन मोमेंट, इसके अलावा स्वेलिंग रेडनेस और डिक्रीज मोबिलिटी, और इसके अलावा ओस्टियोपाइट यानी एबनॉर्मल बोन स्ट्रक्चर। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो दो किस्म की इसकी मैनेजमेंट होती है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम करवाते हैं, उसके अंदर हम एक्टिविटी या फिज़िकल एक्सरसाइज करवाते हैं, वेट लॉस करवाते हैं पेशेंट अगर ओबेसिटी के या ओवर वेट हो। इसके अलावा अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल, इसके अलावा स्प्लिंट सपोर्ट देते हैं जो इफेक्टेड जॉइंट को, और इसके अलावा अवॉइड हेवी लिफ्टिंग एंड अवॉइड एक्सट्रीनियस फिजिकल एक्सरसाइज। इसके अलावा फार्माकोलॉजी अगर हम बात करते हैं तो हम एनाल्जेसिक देते हैं पेन के लिए, इसके अलावा नासेट देते हैं, और हाइलोरोनिक एसिड समटाइम इंट्रा आर्टिकुलर कार्टिलेज के अंदर हम लगाते हैं क्योंकि इससे स्ट्रक्चर सपोर्ट मिल जाती है। क्योंकि हमने बात की थी पैथोफिजियोलॉजी के अंदर कि हाइलोरोनिक एसिड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट
प्रोटीन कंपोनेंट्स ऑफ सपोर्टिंग कंपोनेंट्स ऑफ कॉन्ड्रोसाइट। इसके अलावा अगर कोई और साइन एंड सिम्टम हो तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं और एट द एंड हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम सर्जिकली उसको रिपेयर कर दें उस इफेक्टेड जॉइंट